नमस्ते। आज एक बार फिर से डॉक्टर संदीप पांडे मेरे साथ हैं और डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मतलब इस समय जैसे देश में कुछ उथल पुथल ज़्यादा ही हो रही है। अ, एक तरफ वो तो आपने चला ही जो आर्यन खान का चल रहा था। एक तरफ राफेल का जिन्न फिर से वापस निकल रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो शायद हेडलाइन जिसने मिस की, लेकिन है इम्पोर्टेंट। लखीमपुर खीरी जो कि ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बार अपना संज्ञान में लेके 3-4 डेट लगाई हैं और पूछा है सरकार से कि भाई इसमें आप क्या कर रहे हैं। और फिर उसने कहा भी कि इसको ठीक से इसकी जांच करिए इत्यादि इत्यादि। कल परसों में फिर सुप्रीम कोर्ट बोला है। तो आपको लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा सख्त बात और क्या कहेगा कि आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हैं? तो मतलब हम कहाँ जा रहा है ये इन्वेस्टिगेशन? इस बात को आनंद जी मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसके दावों के संदर्भ में रखना चाहूँगा। ये सरकार जिस दिन से आई है ये दावा कर रही है कि अपराध और अपराधियों को ख़त्म किया जाएगा। 125 के ऊपर लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और ऐसा योगी जी कई बार दावा कर चुके हैं कि अपराधी या तो ख़त्म हो गए हैं और या फिर वो अपनी जमानत रद्द करवा के वापस जेल में चले गए। और ये जो घटना हुई, और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले और भी घटनाएं हुई हैं। महोबा में एक व्यापारी मारा जाता है और पुलिस अधीक्षक आज तक उसका पता ही नहीं है कहाँ है वो। उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी की हत्या पुलिस वाले करते हैं, खैर उसमें तो गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन पुलिस सीधे सीधे अपराध में शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो लखीमपुर की घटना है, अब आप बताइए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है और एक पत्रकार भी अब ये साबित हो गया कि वो भी उसी गाड़ी के नीचे मरा। उसकी बंदूक से गोली चली है, ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार कुछ जांच वाच कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हकीकत अभी 2 दिन पहले सामने आ गया है कि 2 FIR हैं, एक किसानों की हत्या पे और फिर एक किसानों ने आवेश में जो भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को मारा। और इसमें भी देखिए पहले दिन जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाया जा रहा था कि उसकी भी पीट पीट के हत्या की गई, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो भी गाड़ी से मरा। और ये बात किसान आंदोलन को मालूम थी और इसीलिए अंतिम अरदास के दिन 4 सरदारों के साथ रमन कश्यप का परिवार भी वहाँ मंच पे मौजूद था लखीमपुर खीरी में। तो जो बात सबको मालूम थी उसको सरकार छिपाने की कोशिश कर रही थी पहले। और अब ये जबकि साबित हो गया है कि आशीष मिश्रा की गोली से ही लोग मरे हैं, 2 FIR में घालमेल करके जो गवाह हैं उनके बयान इस तरह से लिए जा रहे हैं कि आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट साफ साफ कह रही है कि इसमें आप एक आरोपी को जो खास व्यक्ति है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि अपराध को खत्म करने की बात करने वाली सरकार अपने एक मंत्री के बेटे को, जिसने जघन्य अपराध किया है, मतलब किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मारना, ये तो मतलब मध्ययुगीन और मतलब प्राचीन युग में जिस तरह की बर्बरता देखी जाती थी उस तरह की बात है। और वो व्यक्ति आज तक मंत्री बना हुआ है, उसकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है। हम लोगों की मांग तो ये है कि आशीष मिश्रा के साथ साथ अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे मामले को भड़काने के लिए जो उकसाऊ बयान उन्होंने दिया है, उकसाने वाला बयान दिया है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, उसी की वजह से ये सारी हिंसा हुई है जी। तो इसमें हमारी मांग है कि तुरंत जो है इनको पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो गृह राज्य मंत्री बना रहेगा ये संभव ही नहीं है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष होकर जांच कर पाएगी। जी, मैं एक चीज, क्योंकि इसी से रिलेटेड है,
ये आपको मतलब आप भी सुन रहे हैं, ये केवल दावा योगी जी का नहीं है। इस देश के गृह मंत्री जिनको एक तरह से पूरे देश की बागडोर और नजर उनकी है, वो यहाँ खुद आके और ऐसे वो एक्टिंग करके बताते हैं, ऐसे दूरबीन बना के आंख में, कि उनको उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ये सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं और बगल में उनके टेनी जी खड़े हुए हैं। तो मतलब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये केवल योगी जी का दावा नहीं है, ये इस देश का गृह मंत्री भी जो है वो इसको उसका सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं एक चीज जरा इसी को थोड़ा और आपसे आगे पूछ लूं, जो क्योंकि घालमेल है, ये जो भी जांच चल रही है बहुत साफ नहीं है। मैं कल एक शो कर रहा था, उसमें जो किसान पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फोटोज हैं, फुटेज हैं, जहां पे ड्राइवर को जिंदा पुलिस को दिया गया है और वो पुलिस के साथ जा रहा है, उसके बाद अगर उसकी हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं साजिश की बात कर रहे हैं उन लोग। तो आपको क्या लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ भाई जांच कैसे होगी? नहीं, सही बात है, क्योंकि देखिए ये आंदोलन अभी तक का शायद भारत के इतिहास का इतना लंबा चलने वाला सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन है। लखीमपुर की घटना के पहले किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। मतलब 26 जनवरी को भी जो एक आदमी मरा है वो किसान है। और राकेश टिकैत से लेके और सत्यपाल मलिक तक ये सार्वजनिक बयान आ रहे हैं कि 600 से लेके 750 किसान मरे हैं। तो मरा है तो किसान ही मरा है, किसान ने किसी को नहीं मारा है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो कुछ भी वहां पे हुआ, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, यदि इसमें कोई साजिश हो और वो किसानों द्वारा ना मारे गए हो बल्कि किसी और तरीके से मरे हो, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहा है और लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी देखिए जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि रोज 500 लोग ट्रैक्टर रैली लेके निकलेंगे दिल्ली के लिए, और ये तय हुआ है कि जहां पुलिस रोकेगी वहां बैठ जाएंगे, यानी कि जबरदस्ती नहीं घुसेंगे। और आज तक कोई जबरदस्ती किसान आंदोलन की तरफ से नहीं हुई है। किसान अपनी जायज मांगों को लेके, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप ट्रैफिक मत बाधित कीजिए, लेकिन अपनी जायज मांगों को लेके आप प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। तो किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें शुरू से चल रही हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन की जो निष्ठा है, जो उनका कमिटमेंट है, इस वजह से आज तक वो टिका हुआ है। और ये जो कुछ भी सरकार की तरफ से हो रहा है, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए है। लेकिन जो किसानों का हम देख रहे हैं, जो उनका मनोबल, वो 1 साल हो जाएंगे 26 नवंबर को, वो कहीं से कम नहीं हुआ है। और 26 तारीख को बड़ी बड़ी पंचायतें कई राज्यों की राजधानियों में होने वाली हैं। जी, मैं इसमें एक, चूंकि आपने 2 नाम लिए, राकेश टिकैत साहब का लिया और सतपाल मलिक जी का लिया। सतपाल मलिक जी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो राज्यपाल हैं जी, भाजपा के हैं, और वो अब सार्वजनिक मंच पे आके वो बार बार केवल जनरल बार राय नहीं दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ कह रहे हैं कि भाई इसको खत्म करिए, ये ठीक करिए। वो इस तरह की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसान आंदोलन को ठीक नहीं किया तो बहुत बुरे हालात पार्टी के लिए, वो कह रहे हैं, पार्टी और सरकार को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सतपाल मलिक साहब का ये चेंज ऑफ हार्ट है कि एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी ये किया जा रहा है? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, जो व्यक्ति की मूल विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं वो आती ही है सामने रह के। सतपाल मलिक सबको मालूम है सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से है, और ये उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो इनके लिए थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि अगर ये किसान आंदोलन के पक्ष में भूमिका नहीं लेंगे तो भाई उनको वहाँ काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनके मौलिक विचार हैं, वो कहीं ना कहीं उनको चुप नहीं रहने दे रहे हैं, और इसलिए वो रह के किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस किस्म की संस्कृति नहीं है। कांग्रेस में है। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके देश छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो रहा था।
लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। भले ही वो कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है और हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि दूसरी पार्टियों में जितना लोकतंत्र है उससे कम भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसको बर्दाश्त किया जा रहा है तो ये तो एक अच्छा संकेत है। जी, मैं एक और चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं सतपाल मलिक साहब के बारे में कि सतपाल मलिक साहब का अपना कोई घर आज तक नहीं है। वो बड़े पदों पर रहे हैं, एमएलए एमपी रहे हैं इस देश के। लोग एक बार प्रधान हो जाते हैं और घर बना लेते हैं लखनऊ में। वो इंस्पेक्टर साहब जो मनीष गुप्ता के केस में फंसे हैं, दोनों इंस्पेक्टर साहब लोग, उनका आलीशान महल जैसा घर है गोमती नगर में। ये आदमी एमएलए एमपी रहने के बाद भी इनका अपना कोई निजी घर नहीं है। ये मतलब मैं इसलिए कह दिया कि कुछ रिकॉर्ड्स पे रहना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और चीज़ कहूँगा, ये जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन से बढ़ के धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है। इससे महंगाई की भी बात कर रहा है, ये बेरोजगारी की भी बात कर रहा है, क्योंकि इसकी व्यापकता केवल वो 3 किसान बिल और एमएसपी नहीं रह गया है। ये अब आम जन की जो समस्याएं उसको कहीं ना कहीं वो कर रहा है। इस पे आप कैसे नहीं, ये तो टिकैत बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसान को बचाने का आंदोलन नहीं है बल्कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। और ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से इन जनरल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निर्णय लेती हैं और खास करके जिस तरह से किसान कानून बनाए गए हैं, ज़बरदस्ती राज्यसभा में वॉइस वोट से जिस तरह से इसको पास कराया गया, जबकि विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि इस पे मत लोगों का लिया जाए, तो ये ज़बरदस्ती कॉरपोरेट के हितों में नीतियां लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं। देश के प्राकृतिक संसाधन बेचे जा रहे हैं और इस देश की आम जनता को, जो मजदूर है, कारीगर है, किसान है, उसको बड़ी बड़ी, आज मैं आपको बताऊं, मैं सिधौली में एक रिटेलर से मिला। वो रिटेलर है बड़ी कंपनी का, हिंदुस्तान लीवर का। जी जी। तो उसने मुझे एक बड़ी अनोखी बात बताई जो मुझे आज तक मालूम नहीं थी। उसने कहा, भैया अब मैं ये अपना काम 2 साल में समेट के अब मैं गौशाला खोलने जा रहा हूँ। और कारण उसने ये बताया कि जो हिंदुस्तान लीवर का सामान अभी उसके पास आता है सिधौली में, और वो फिर करीब 20-25 किलोमीटर के दायरे में छोटी छोटी दुकानों पे भेजता है, वो कह रहा है कि अब ये खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो छोटे रिटेलर्स पे हावी होती जा रही हैं। कैसे? तो मैंने पूछा फिर सामान आएगा कैसे? क्या वो कंपनी अपने दफ्तर खोलेंगी? बोला नहीं, अब तो सब कुरियर से होगा। जैसे अमेजन के कुरियर आ जाते हैं, तो अब जो है वो हिंदुस्तान लीवर वहीं से, जहां भी उनका मुख्यालय है, वहां से सारा सामान जिसको भी चाहिए होगा उसके घर पे, या जो छोटा दुकानदार है उसके घर पे पहुंचा देगी। तो ये जो नीतियां बन रही हैं, सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि उसने रोजगार दिए, और दूसरी तरफ आप देश में जो तमाम लोग छोटे स्तर पे अपना अपना रोजगार कर रहे हैं, असल में स्वावलंबी हैं, आप उनको खत्म करने की पूरी नीतियां बना रहे हैं। तो ये देश विरोधी, ये जन विरोधी नीतियां हैं। और इसलिए राकेश टिकैत की ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसान को ही नहीं, देश को बचाने और लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का आंदोलन। मैं चलते चलते एक बात और आपसे कर लूं, क्योंकि देखिए ये सरकार जो है ये केवल चुनाव की भाषा समझती है। मैं बार बार कहता हूं, इसको चुनाव का ही गणित, कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम होगा, कैसे इंडिया पाकिस्तान होगा, सारा दिमाग उसी में लगा रहता है, केवल चुनाव और चुनाव। अभी एक ऐसी चीज हुई, हालांकि देश में करीब 28-29 जगह बाई इलेक्शंस हुए, उसमें हिमाचल जो इनका बहुत स्ट्रांग था, जहां पे ये बिल्कुल चारों एमपी की सीट जीते हुए थे, 60 में से शायद 40 सीट से ज़्यादा, 40 के आसपास सीटें ये उसमें जीते हुए थे विधानसभा में। वहाँ पे इनकी ये तीनों विधानसभा सीट हार गए और ये एमपी की एक सीट हार गए। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं। इनके अनुराग जी जो क्या क्या गाली देते थे, और जिस गाली देने के दिल्ली इलेक्शन में लोगों को उत्तेजना फैलाने के लिए उनको प्रमोट भी किया गया, उनको उस अच्छे काम के लिए उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया कि वो एक धर्म विशेष को बता रहे थे टारगेट करने को। ये सब होने के बाद भी जो वहाँ से हार की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि तुरंत डीजल और पेट्रोल के दाम दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर
गिरा दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में ही कुछ बातें चुनाव में 2022 में तय होंगी? जी जी बिल्कुल, ये तय है। और देखिए, ये हरियाणा में भी सीट हारे हैं, हिमाचल में तो हारे ही हैं, और राजस्थान में हारे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस को मिली, एक भाजपा को मिली। और आप गौर कीजिए कि ये सारा इलाका वो है जो किसान आंदोलन के इर्द गिर्द है। ये तो किसान आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है अगले चुनाव में। उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कमज़ोर हुई है। पंचायत के चुनाव में परिणाम दिखाई पड़े थे, और वो तो पूरे प्रदेश में ही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी। ये बात दूसरी है कि उन्होंने ज़बरदस्ती अपने अध्यक्ष बनवा लिए जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायतों के, लेकिन उनके उम्मीदवार ज़्यादातर जो सदस्य थे वो जीते नहीं थे। और इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को ज़्यादा वहाँ पे समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो किसान आंदोलन के साथ में खड़ी हैं। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरे दल मजबूत होंगे, भाजपा कमज़ोर होगी। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाला है अगला चुनाव जी। और भारतीय जनता पार्टी ये जो गलतियां कर रही है, किसानों की बातों पे गौर न करना, बल्कि एक अहंकार भरा रवैया वो लिए हुए है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में आपने बहुत अच्छा बताया कि दूरबीन लेके अगर अमित शाह देखेंगे तो सामने तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो तो बगल में पड़ा है। तो अपराधी भाजपा के अंदर है और आप उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है, समझ रही है कि आपके दावे झूठे हैं, आपके अपने लोग अपराध कर रहे हैं। तो इसका जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बस चलते चलते अंतिम एक बात आपसे जल्दी से उस पर मैं आपकी वैसे बता दूं दर्शकों को भी, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक सीट जीती है वो 31 साल तक बीजेपी के पास थी, वो 31 साल बाद वापस आई है। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इसका मतलब लोगों का मन बदला, कारण जो भी हो। दूसरा, मैं आपसे ये सतपाल मलिक के हवाले से फिर उनके भाषण का अंश है। उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा में हेलीकॉप्टर मंत्री लोग उतार नहीं पा रहे हैं अपने किसी भी जिले में। उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं, अपने गांव अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये माहौल और तेज होगा? बिल्कुल होगा भाई, लोगों का विरोध बढ़ेगा। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, वहां पे केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरने से रोक दिया था किसानों ने। उसमें तो किसान सफल हो ही गया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा मौर्य का, वो गाड़ी से आए। तो ये किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में भी फैलेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, पिछले पंचायत चुनाव में ही मुझे याद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बोर्ड लग गया था कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत नहीं है। तो ये आपको आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते फिर नए विषय पे बात होगी।